Good morning, everyone. Hope you all will be fine. बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 यानी कि सेकेंड यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यूनिट 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस यूनिट में हमने पढ़ा था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय हालात कैसे थे और क्या क्या परिस्थितियाँ थी। फिर हमने 1950 से 1990 तक 5 ईयर प्लान्स जो चले उनके बारे में पढ़ा कि किस किस प्लान में किस किस चीज़ के बारे में फोकस किया गया। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड पे क्या इफेक्ट आया 1950 से 1990 के बीच में। ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्री और थर्ड ट्रेड, यानी कि खेती क्या है उसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। इन द एग्रीकल्चर वी विल रीड अबाउट लैंड रिफॉर्म्स which is also known as institutional reforms and technical reforms made by the government for the growth of agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो फर्स्ट इज स्टार्ट विद एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स विच इज ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है बेटा? प्रति हेक्टेयर कृषि को सुधारने के लिए यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने बहुत सारे सुधार किए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे, रिफॉर्म्स किए थे। इन्हें ही हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक था चैप्टर 4 ज्योग्राफी में। उसमें हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। वही टॉपिक हमारे यहाँ पर इलेबोरेटेड फॉर्म में है। लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग inequality in Indian agriculture and included the following actions by the government. लैंड रिफॉर्म्स के अंदर या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर सरकार का जो मेन उद्देश्य था वो था कि कैसे भूमि का सुधार किया जाए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे चीज़ें चेंज की, जिससे कि प्रति व्यक्ति जो प्रति हेक्टेयर आय है वो इंक्रीज हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। क्योंकि ये वो टाइम था जब मोस्ट ऑफ द जो स्टेपल क्रॉप्स हैं हमारी, गेहूं या चावल, उसको हम बाहर से मंगवाते थे और हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीज़ के ऊपर खर्च हो जाता था। So let us start with the topics. First of all, abolition of intermediaries. सबसे पहले तो सरकार ने इंटरमीडिएटरीज जो थी, जो मीडियोकर्स थे जमींदारों के बीच, जो कल्टीवेटर्स के और सरकार के बीच में, उनको बीच से हटा दिया। यानी कि इंटरमीडिएट्स का जो रोल है वो ख़त्म कर दिया, जमींदारी को ख़त्म कर दिया। इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉयल, पॉपुलरली नोन एज जमींदार। सरकार और कल्टीवेटर्स, जो जो खेती करने वाले किसान थे, उनके बीच में जो लोग थे इंटरमीडिएटरीज, उनको जमींदार के नाम से हम जानते हैं। सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को ही खत्म कर दिया। ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द सॉइल, यानी कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को ही वो ज़मीनें दे दी जिनके ऊपर वो खेती कर रहे थे। एज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरमीडिएट्स टू अचीव 2 ऑब्जेक्टिव्स, और इसका रिजल्ट क्या निकला? एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा जो है वो ख़त्म हो गई। सरकार ने क्या किया, जमींदार जो थे जिनकी ज़मीनों के ऊपर भूमिहीन किसान खेती करते थे, तो सरकार ने भूमिहीन किसानों को ये अधिकार दे दिया कि जो किसान जिस पर खेती करता है वो ज़मीन उसी की है, और बीच में से ज़मींदारों को ख़त्म कर दिया गया।
give incentives to the cultivators to make improvement in the land as its owners। और उसने सरकार ने कल्टीवेटर्स को भूमि का अधिकार दे दिया और सुविधाएं दी जिससे कि भूमि के अंदर सुधार लाया जा सके। जब वो खुद मालिक बन जाएंगे तो वो अपनी खेती के विकास के ऊपर ध्यान देंगे। जब तक एक भूमिहीन किसान जमींदार के खेत में काम करता है तो उसका मेन मोटिव जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन पर होता है, लेकिन जब वही जमीन उसकी खुद की हो जाती है तो वो अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा। इसका मतलब वो ज्यादा मेहनत करेगा ताकि ज्यादा पैदावार हो। The abolition of intermediaries means that some 200 lakh tenants got ownership rights and they came into direct contact with the government for the payment of land revenue। The abolition of intermediaries means जमींदारी प्रथा का जब अंत हुआ तो इसका फायदा लगभग 200 लाख छोटे किसानों को मिला, क्योंकि अब वो डायरेक्टली सरकार के संपर्क में आ गए और जो जमींदार थे उनका रोल बिल्कुल खत्म हो गया। अब सरकार से मिलने वाली जो भी सुविधाएं थी उसका फायदा डायरेक्टली इन्हीं लोगों को मिलने लगा। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स, सरकार ने लैंड होल्डिंग्स जो हैं उनको सीज कर दिया, यानी कि इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, लैंड सीलिंग को इम्पोज किया। एक निश्चित मात्रा निश्चित कर दी गई, भूमि की एक निश्चित मात्रा को फिक्स कर दिया गया, यानी कि किसी भी किसान के पास, किसी भी जमींदार के पास मैक्सिमम इतनी ही लैंड होगी, इससे ज़्यादा लैंड जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। अगर किसी के पास 1000 एकड़ लैंड है तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम लैंड एरिया जो हुआ किसी भी व्यक्ति के पास वो 300 एकड़ 400 एकड़ तक होगा, उससे ज़्यादा वो किसान होल्ड नहीं कर सकता। जो बाकी की ज़मीन है वो सरकार उससे ले लेगी। Ceiling on holdings defined specified the maximum size of cultivable land that an individual or a family could own। सीलिंग का मतलब था, सीलिंग और होल्डिंग्स का मतलब किसी परिवार या किसी व्यक्ति के पास पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास केवल इतनी ही जमीन हो सकती है, उससे ज़्यादा जमीन वो अपने पास नहीं रख सकते। द सरप्लस लैंड over and above the limit was resumed by the government। जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो सरकार के द्वारा छीन ली गई और उसे स्मॉल होल्डर्स जो थे या जो लैंडलेस लेबर थे उनके बीच में बांट दिया गया। उससे क्या फायदा होगा कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और जो किसान भूमिहीन थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी उन किसानों को भी जमीनें मिल गई। कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स होता है बेटा चकबंदी। चकबंदी व्यवस्था क्या होती है, सपोज कि किसी व्यक्ति के पास 20 एकड़ जमीन है, लेकिन उस 20 एकड़ में से 5 बीघा कहीं है, 10 बीघा कहीं है, 8 बीघा कहीं है, तो सरकार ने क्या किया, कंसोलिडेशंस अप्लाई कर दिया। कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग मीन्स जिसकी भी जमीन है टुकड़ों में बटी हुई, उस टुकड़ों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति को एक ही जगह पर वो जमीन दे दी। इसी तरह से सबकी जमीनें जो है वो जो बिखरी हुई थी अलग अलग जगह पर वो इकट्ठा हो गई और ये व्यवस्था अभी तक चल रही है, यानी कि पूरी तरह से लैंड हो ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स नहीं हुआ, चकबंदी पूरी नहीं हुई और ये आज अभी इस साल भी अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ज़मीन की पैमाइश जो है वो मुश्किल काम था और कई बार विवाद होते हैं, इस वजह से भी ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था। स्टिल गवर्नमेंट इज डूइंग सेम थिंग, अभी भी सरकार वो चीज़ें कर रही है जिससे कि लैंड होल्डिंग्स जो है उससे साइज को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि जब आपकी बिखरी हुई ज़मीन होगी तो बीच में मेड़ ज़्यादा होंगी, मेड़ की वजह से ज़मीन का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन जब आपकी पूरी की पूरी ज़मीन एक ही जगह पर होगी तो उससे साइज ऑफ लैंड इंक्रीज होगा और साइज ऑफ लैंड इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। With a view to recording fragmentations, consolidations of holding was accorded a high priority।
सरकार की ये सबसे प्रायोरिटी थी कि चकबंदी को किया जाए ताकि लैंड के साइज को इंक्रीज किया जा सके। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस allot land to the farmer at one place from his scattered holdings here and there। कंसोलिडेशन का मतलब था अगर किसी किसान की जमीन इधर उधर बिखरी हुई है तो उसको एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उससे खेती का जो खर्चा है वो कम होगा। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस by 2004 more than 16,633 hectare of land was brought under consolidated holdings। और इसी के तहत 2004 तक लगभग 1633 लाख, आप जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो डाटा को आप मार्क करके रखेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पेपर डाटा बेस होता है इसका, तो डाटा आपको याद रहने चाहिए। तो 2004 तक लगभग 1,1633 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो हमारी इस तरह से पैमाइश की जा चुकी है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जैसे हम मकान किराए पे लेते हैं तो हमें मकान का पर्टिकुलर किराया देना होता है और एरिया के अकॉर्डिंग वो फिक्स भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गांव में मकान किराए पे लें और आपको किराया जो है वो 10,000 रुपये मांगा जाए तो कोई देगा नहीं। लेकिन अगर आप सेक्टर में हैं, सेक्टर 2 में 3 में कहीं भी रोहतक शहर के अंदर, और आप कोई मकान किराए पर लेते हैं तो क्या आपको वहां पर 3,000 रुपये या 2,000 रुपये मकान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो सरकार ने क्या किया, रेंट फिक्स कर दिया। रेंट फिक्स मतलब जैसे पर्टिकुलर एरिया का रेंट है, जैसे मकान हम किराए पर लेते हैं, ऐसे ज़मीन जो भूमिहीन किसान हैं या जो छोटे किसान हैं वो पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े किसानों से ज़मीन क्या करते हैं, रेंट पर ले लेते हैं। एक साल के रेंट के हिसाब से कि एक साल का 10,000 रुपये पर एकड़, 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किराए पर ले लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया, उस रेंट को भी फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा अमाउंट आप नहीं ले सकते। यानी कि आप अपनी 1 हेक्टेयर के लिए, 1 एकड़ के लिए 1,000, 2,000, 5,000 जैसी ज़मीन की क्वालिटी होगी उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं ले सकते हैं। To put an end to excessive and illegal extortion from the cultivators, rents from regulated जनरली और प्राय करके ये कितना फिक्स कर दिया गया, जो भी फसल आप उगा रहे हैं उस फसल का 1/3 हिस्सा आपको रेंट के रूप में जमींदार को या उस व्यक्ति को देना होगा जिसकी जमीन आप ले रहे हैं। यानी कि फिक्स कर दिया गया। पैसा जो है उस समय नहीं होता था, किसान गरीब थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन थे, तो ये कहा गया कि पैदावार जब होगी, खेती जब होगी, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो जमीन के मालिक को दे दिया जाएगा। और ये सिस्टम अभी भी है जिसे बाध्य पर कहते हैं कि बाध्य पर दे रखे जमीन, यानी कि जो भी पैदावार होगी उसका कुछ हिस्सा दिया जाएगा जमीन के मालिक को। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या थी बेटा? कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रमोटेड to enhance bargaining power of the small holders. Collectively, the farmers could buy inputs at a lower price and sell their produce at higher price. Cooperative farming क्या थी? Cooperative farming was promoted to enhance bargaining power of the small holders. स्मॉल होल्डर्स जो थे उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को फोकस किया गया, प्रमोट किया गया। द फार्मर्स कुड बाय इनपुट एट अ लोअर प्राइस। अब अगर आप 10 लोग मिलकर इकट्ठा खेती करते हैं तो 10 लोग जब इकट्ठा मिलकर खेती करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। सपोज कि हमने टमाटर खरीदने हैं मार्केट से, अगर हम 1 किलो टमाटर लेंगे
तो दुकानदार जो रेट होगा वही लगाएगा। 40 रुपये किलो टमाटर है, हमने कहा 1 किलो टमाटर चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, 40 का ही भाव लगाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि भैया हमने 5 किलो लेने हैं, तो वो थोड़ा प्राइस कम कर देगा। अगर आप ये कहें कि मुझे तो 500 किलो टमाटर चाहिए, तो ओबियसली 40 रुपये वाला भाव जो है वो 30, 32, 28, 25 रुपये तक आ जाएगा, क्योंकि उसको लार्ज क्वांटिटी के अंदर सेल करना है। तो ये पावर आपके पास कैसे आई? आपके पास होर्डिंग ज़्यादा थी, आपने ज़्यादा खरीदना था, आपकी परचेजिंग ज़्यादा थी। तो जब कोऑपरेटिव सिस्टम शुरू हुआ, किसान स्मॉल छोटे फार्मर जो थे वो इकट्ठा होकर खरीदने लगे चीज़ों को, तो उससे चीज़ें उन्हें सस्ती मिलने लगी। जो इनपुट थे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सीड्स जो हैं वो सस्ते मिलने लगे, जिससे कि उनकी खेती की कॉस्ट जो है वो कम हो गई और उनकी इनकम ज़्यादा। Now farmers could buy inputs at a lower price and sell their produce at the higher price. Partial implementation of land reforms. ये land reforms देखने में जितने अच्छे थे, उसी तरह से ये कामयाब नहीं हुए। उसका क्या कारण था? First, despite the noble objective of the land reforms, these reforms were only partially implemented in the country. हालांकि ये जो रिफॉर्म्स थे, ये सुधार बहुत ही अच्छे थे, फिर भी ये देश के कुछ ही हिस्सों में अप्लाई किए गए, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि पूरे देश में वो कृषि सुधार नहीं हुए जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। These were effectively introduced only in the states of West Bengal and Kerala. सबसे पहले इन्हें शुरू किया गया पश्चिम बंगाल और केरला के अंदर। In most other parts of the country, land reforms were only propagated and not effectively implemented. जो देश का बाकी हिस्सा था, वहाँ पर इन भूमि सुधारों को अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया गया, इसीलिए इनका ज़्यादा इफेक्ट देखने में नहीं आया अर्लियर टाइम पीरियड में, जब इसे शुरू किया गया था। तो उसके क्या कारण थे कि भूमि सुधार जो है वो सही तरीके से लागू नहीं किए गए? ऐसे क्या कारण रहे होंगे? जो चीज़ अच्छी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या थी? पहला, the zamindar in most cases managed to evict the tenants to show themselves as cultivators and legitimate owners of the soil. जमींदार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो किसानों को या कल्टीवेटर्स को बांट दी गई है। वो ये मानते थे कि ज़मीन के ऊपर अभी भी हमारा ही अधिकार है, और यह सरकार हमसे किसी भी प्रकार से हमारी ज़मीन को छीन नहीं सकती है। The landlords challenged the land sealing legislations in courts, which provided the landlords enough time to evade the Sealing Act. They managed to register their surplus land in the name of their close relatives. The landlords challenged, लैंडलॉर्ड्स ने या जमींदारों ने लैंड सीलिंग के ऊपर, लैंड सीलिंग का जो कानून था उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि ये कानून सही नहीं है, हमसे हमारी ज़मीनें नहीं छीनी जा सकती, हमारी पैतृक संपत्ति है और ये हमारे अधिकारों का हनन है। आपको याद हो, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी जो है वो गेन कर सकता, सबको संपत्ति का अधिकार है। लेकिन बाद में इस अधिकार को हटा दिया गया, निकाल दिया गया उस लिस्ट से। तो द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट्स। अब जब जमींदारों ने कोर्ट में केस किया तो उसके अंदर उस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगा, और इतने समय में जमींदारों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो अपने नाम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम या दूसरे लोगों के नाम करवा दी, जिससे कि उनके नाम लैंड होल्डिंग जो है वो कम हो गई। दो, पहला, जमींदार ने बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि जमींदारों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कल्टीवेटर्स को वो लैंड नहीं दी, क्योंकि जिसके पास अपनी इतनी ज़मीन होगी वो किसी को फ्री में फोकट में क्यों देगा? उसको ये गलत लगेगा कि मेरी ज़मीन उसे छीनी जा रही है, मैं जो उसका हक है वो तो दे ही रहा हूँ, तो सरकार को कोई हक नहीं है मुझसे मेरी ज़मीन छीनने का। दूसरा, उन्होंने ये ट्रिक लगाई कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इतने कोर्ट का फैसला आया तब तक वो ज़मीन जो है वो इधर बिधर यानी कि इधर उधर अपने परिवार में वो बांट चुके थे। टेक्निकल रिफॉर्म्स, आज हमने लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है, कल हम टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।
आज के टॉपिक में हमने क्या कि एबोलिशन ऑफ होल्डिंग्स, होल्डिंग्स जो हैं, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी को खत्म किया सरकार ने, लैंड होल्डिंग्स को काम सीमित कर दिया, यानी कि सीमित मात्रा में ज़मीन होगी किसानों के पास, ज़मींदारों के पास। तीसरा, चकबंदी व्यवस्था को लागू किया गया, पैमाइश की गई। रेगुलेशन ऑफ रेंट, भूमि का कर जो है वो निश्चित कर दिया गया। और उसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया कि छोटे किसान जो है वो मिलकर खेती करें और मिलकर चीज इनपुट्स को खरीदें, जिससे कि बार्गेनिंग पावर उनकी मजबूत होगी और वो सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद पाएंगे।